रमन सिंह जी नमस्कार। कैसे हैं मत्स्यन जी? मैं ठीक हूँ जी, आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है। तो इधर चक्कर नहीं लगा पंजाब में? हाँ जी। इधर पंजाब में कभी चक्कर नहीं लगा? हाँ, कभी ऐसा कुछ शुभ समाचार मिला नहीं कि वहाँ सम्मिलित हुआ जाए। कभी मौका मिलेगा जरूर आएंगे। हाँ जरूर, आपका घर है यहाँ पर, आइए, तशरीफ लाइए। गुड आफ्टरनून ऑल। अब हम आज के हमारे इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू प्लीज टर्न ऑफ देयर माइक एंड कैमरा। गुड आफ्टरनून, नमस्ते वन एंड ऑल। मैं डॉक्टर पूनम वाजपेयी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय मान्यवर गुरुजन, स्टूडेंट्स एवं सभी सदस्य जो कि इस वक्त हमारे फेसबुक लाइव पेज से जुड़कर यह सेशन देख रहे हैं, उन सभी का आरएवी की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सीरीज में यह हमारा 35वां सत्र है और जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह ज्ञान गंगा के इस प्लेटफॉर्म पर हम अनेक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आते हैं और इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है आयुर्वेद जगत के महानुभावों एवं मान्यवर वैद्यों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं अनुभव के गंगा को प्रोवाइड करना, साथ ही साथ विषय संबंधित उत्पन्न होने वाले जो संदेह है उनका भी निराकरण करना है। इसलिए सेशन के एंड में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा। यह हमारा सौभाग्य है कि इस सीरीज में हम सभी को अनेकानेक आयुर्वेद विशेषज्ञों का मार्गदर्शन एवं सहयोग भी मिला है एवं इस सीरीज को प्रत्यक्ष रूप से साकार करने में और सुचारू रूप से बनाए रखने में आदरणीय पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा सर, प्रेसिडेंट ऑफ जीबीआरएवी, आदरणीय वैद्य श्री मनोज नेस्त्री सर, एडवाइजर ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आदरणीय वैद्य श्री अनुपम श्रीवास्तव सर, डायरेक्टर ऑफ आरएवी का बहुत ही अभूतपूर्व एवं महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्षार सूत्र थेरेपी। यह चिकित्सा प्राचीन आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें बवासीर, भगंदर, फिशर तथा अन्य उद्मार्गगत जो रोग है उनका स्थायी उपचार किया जाता है। अन्य जो चिकित्सा प्रक्रियाएं की जाती है वह उनकी तुलना में यह सर्वाधिक सुरक्षित, सफल एवं उपयोगी चिकित्सा होने के साथ साथ इसमें उपद्रव की भी संभावना कम होती है। तो आज इसी टॉपिक पर हमें विस्तृत जानकारी लेने और हमारा ज्ञानवर्धन करने हेतु आज हमारे बीच है रिस्पेक्टेड सीआरएबी गुरु वैद्य श्री हेमराज शर्मा सर, जो कि ऊना हिमाचल प्रदेश से है और आज एनोरेक्टल डिसऑर्डर विद स्पेशल रेफरेंस टू क्षार सूत्र थेरेपी इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जो हमारे इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं रिस्पेक्टेड एन रामकृष्णन सर, एडमिन ऑफिसर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली, इन्हें इनवाइट करूंगी कि वो हमें एड्रेस करें। ओवर टू यू डॉक्टर एन रामकृष्णन सर। Good afternoon. This is the 35th edition of our Gyan Ganga series. Today, well-known Vaidya is our demonstrate what is share his experiences with us. First of all, I welcome everyone for this session. Respected Raghunath ji, Desri sir, Anupam, and all students of RMC and other experts. So before starting this, I will not go into technical issues because I am zero in technical. But I want to Hello, can you hear me? Yeah. Someone is using their mic. Please switch off the mic, please. I think it is now okay. Hemraj Sharma ji, I know him the days he was our student of RAV. Sir was in service at the time. I remember those days. He was service in the time. In service, he became the student of RAV. Under the gate, Kulwant Singh ji is a well-known guru of Shar Sutra. And RAV at the time, we had two gurus who were well-known in Shar Sutra. One was K.R. Sharma from Banaras. Another was Kulwant Singh from Jammu. So Sharma ji was lucky to be trained under one of the greatest living legend, Sri Kulwant Singh ji.
now the students of Sharma ji is indirectly Shishyas of Kulwant Singh ji also. So it is the second generation, third generation of Guru Shishya Parampara. So really it makes us happy that we are creating the third generation of the great Gurus. So this is the idea of RAV. Probably if RAV, if that's the will of God, if RAV continues for another 100 years, probably we may have fourth generation, fifth generation, sixth generation Gurus and Shishyas. And we'll still remember our Guru Parampara right from Kulwant Singh ji, Hemraj ji, and then let on. Like that, we'll be going on and on and on. So it's my privilege to welcome today Hemraj ji. Hemraj ji, because I know he's a perfect gentleman. He's a soft-spoken and wonderful person. At the time I joined, that was his convocation time. That was the time, first time I met him there in Delhi. It was his convocation time. And I think Madam Lakshmi Chawla, then the Health Minister of Punjab, has given him the certificate, who was the chief guest of the day. So from those days, I remember Hemraj ji, the attitude was remained very same. He was so polite and gentleman. He's a guru now. He's a retired person. He's a well-known retired from service, and main is a niche in the private practice also. It is very difficult, right? Likely Vatsayan ji was discussing something time before in a small place like sitting at Una and creating a name for himself. It's a big thing. Probably his Guru's Ashirwad, Kulwant Singh ji Ashirwad is fully with him. And I believe this Guru Shishya Parampara of RAV will continue. And I will not take much time. Over to you, Poonam. Thank you very much, sir, for the welcome address and addressing us with your kind words and blessings for us. Thank you so much, sir. Now, without taking much time, I would like to share a brief introduction of Dr. Hemraj Sharma, sir. Sir is director at Jagat Hospital and Shar Sutra Center at Una, Himachal Pradesh. Sir had previously served as Senior Medical Officer, Department of Ayurveda, Government of Himachal Pradesh. He is also serving as esteemed CRAV Guru Shar Sutra since last 5 to 6 years. Sir has completed his GAMS from MD University Rohtak in the year 1980. After that, he underwent practical training, as sir said, in Shar Sutra for management of anorectal disorder in the year 1987 under guidance of Dr. S.N. Pathak at BHU Banaras. Also did a PG diploma in health family welfare from Punjab University Chandigarh in the year 97. Sir also has completed government-sponsored reorientation training in Shar Sutra at Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, and also completed CRAV course under Guru Shishya Parampara under Guru Kulwant Singh in the year 2008. He has propagated Shar Sutra in Himachal Pradesh by organizing various camps at subdivision level with the collaboration of Department of Ayurveda Himachal Pradesh and various social organizations. Now, without wasting much time, I would like to invite and welcome Dr. Hemraj Sharma, sir, and request him to please continue the session. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you. One second. I request all the participants to please keep their mic off. So your slides are visible. Please continue, sir. Yeah, audible होंगे. Slides are visible. अब आप पूछिए तो audible होंगे आप शायद. Am I audible? Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're audible. Please continue, sir. Thank you all. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा सीरीज के 35th वेबिनार में आज हमारे साथ
जुड़े आरएबी गवर्निंग बॉडी के माननीय अध्यक्ष पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सलाहकार सम्माननीय वैद्य मनोज नेसरी जी, आरएबी डायरेक्टर आदरणीय वैद्य अनुपम श्रीवास्तव जी, सभी वंदनीय गुरुजन, सीआरएबी शिष्यगण, आरएबी संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रामकृष्ण जी, पूनम जी एवं संस्थान के सभी मिनिस्ट्रियल स्टाफ, सभी को मेरा नमस्कार एवं अभिनंदन। I am, as it was told in the introduction, I am Dr. Hemraj Sharma, belong to Himachal Pradesh, the state which is famous as Devbhoomi in Bharat Bhumi. The आयुर्वेद की जो डेवलपमेंट, विशेषकर सर्जरी की डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा 2 मिनट उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक स्थान है कांगड़ा, जिला है कांगड़ा, 12 जिला हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा इज वन ऑफ देम। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा प्रचलित है वहाँ लोगों के बीच में कि पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे तो तलवारों से युद्ध लड़ा जाता था और लोगों के नाक और कान काट दिए जाते थे। तो ये प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण वहाँ मिलता है। तो ऐसा बताया जाता था कि वहाँ कान और नाक लगाए जाते थे, उनकी प्लास्टिक सर्जरी होती थी, कान गड़े जाते थे। कान गड़े जाने के कारण वहाँ उस स्थान का नाम कांगड़ा पड़ा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम जानते भी हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है सर्जरी के बारे में। तो आयुर्वेद की जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स यानी प्रोक्टोलॉजी, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा नाम है, उसमें प्रोक्टोलॉजी इज वन ऑफ देम। तो आज का ये मेरा विषय भी है, एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू किशार सूत्र थेरेपी। मैं लगभग 30 वर्ष से 30 ईयर्स से मैं इस किशार सूत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी, जैसे मेरे परिचय में भी बताया गया है, और आफ्टर रिटायरमेंट 2013 से नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन माय हॉस्पिटल एट ऊना। दिस इज माय सेटअप, जगता हॉस्पिटल एवं किशार सूत्र सेंटर, ऊना, हिमाचल प्रदेश। तो मैं अपने अनुभव के अनुसार ये बताना चाहूँगा सबको कि एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर्स हैं, कंजर्वेटिव भी और सर्जिकल भी, बहुत अच्छे रिजल्ट है एज कंपेयर टू अदर मेडिकल साइंसेस। तो मैं एनोरेक्टल डिसऑर्डर और इम्प्लीकेशन ऑफ द किशार सूत्र से पहले मैं बताना चाहूँगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। We know the father of surgery, Acharya Shushrat, was the first to describe the literature regarding anorectal disorders. Chakradat applied Kshar Sutra very first in the management of Harsh. Even in Rastarangani, the preparation and use of Kshar Sutra has been duly described. Later on, father of modern medicine, Hippocrates, described the method of diagnosing anorectal disorders. And in the decade of 70 to 80, Dr. Deshpande from BHU revived the ancient technique described by Acharya Shushruta. And it is continued by the products of VHU and Jamnagar. Here is the brief anatomy and physiology
of anorectal canal, so-called Guda. According to Acharya Charaka, Guda has been counted one among the 15 Kostangas of the body and has been divided into two parts, Uttar Guda, Adhar Guda. According to ancient author, Uttar Guda is the seat of fecal material collection and Adhar Guda helps as evacuator. According to Sarandar, Guda is included among 9 Bahya Stotas and among 10 Randhras. Acharya Sushrat and Bhagavad have described the total length of Guda is 4.5 ungals. They have described 3 valleys from proximal to distal. These are Pravahini, Visarjani, Sambarni. These valleys are one over the other inside the Guda at a distance of 1.5 ungal from each other. Some authors have interpreted all 3 valleys as lower Houston valve, column of Margagni, and dentate line respectively. But all the authors have mentioned the function of Guda as to dispose of fecal material. This is a transverse section of anorectal canal. This is brief of rectum that begins at level of 3rd piece of sacrum as continuation of the pelvic. It is about 13 to 15 centimeter length and open into the anal canal. The rectum follows the course of sacrum and deviates first to right, then to left, and back to midline. These deviations arrange in a spiral fashion known as Houston's valves that has been shown in transverse section of the anorectal canal. Function of these valves are to prevent over dilation of the rectum and ampulla to give the spiral motion to the fecal column during the process of defecation. Here is the anal canal, which is shown in the transverse section. Anal canal, it is the part of intestinal tract that passes through the muscular canal of pelvis. It is the final orifice through which stool passes out of the body. The lower half of the canal has sensitive nerve endings. There are blood vessels underlining, and in its mid portion there are numerous tiny anal glands, anal sphincter, internal and external, that cover the whole anal canal. Now this is the arterial supply of the anorectal canal. Superior rectal artery, middle rectal artery, inferior rectal artery, these arteries supply to the anorectal canal. And venous supply follows the same course as rectal as arterial vessels. This is also superior rectal vein, middle rectal vein, inferior rectal vein. Now this is the nerve supply of the anorectal canal, which have significant surgical part of the anorectal canal. There is a pudendal nerve which is responsible for the sensory innervation. Above the dental line, there is autonomic rectal nervous system supply to the above dental line. Below dental line, somatic inferior rectal nerves and lymphatic drainage of the anorectal canal above dentate line, internal iliac lymph nodes. Below dentate line, there are superficial inguinal lymph nodes. Now, here are the anorectal disorders. The diseases or disorders which occur in anal canal and rectal canal, they are known as anorectal disorders. The common ailments which are seen as follows: hemorrhoids,
fissure in ano, fistula in ano, perianal abscess, prolapse of rectum, anal polyps, condylomata, acuminatum, pruritus ani, proctitis, CA rectum. Besides these, there is pilonidal sinus, which is also a common element in the sacrococcygeal region. Now, this is very important for the diagnosis purpose. The causes of the anorectal disorders. Number one, erect posture of the mankind. We have not seen the animals which suffer from anorectal disorders, hemorrhoids, etc. And that is why the erect posture of the human being, which is a major cause of these disorders. Second main cause is the constipation. Almost we are seeing more than 75% patients who come to our daily routine in our hospital. They are constipated. Then improper dietary habits, what to eat, how to eat, people are not aware of it. That is the main reason of these disorders. Then low roughage diet, sedentary life. Sedentary life, people are more prone to have sedentary life. And the straining due to frequent diarrhea and dysentery, it is an important point and cause of the anorectal disorders. आयुर्वेद में भी प्रवाहन के लिए बहुत स्ट्रेस दिया गया है गुदा रोगों के बारे में. Am I audible जी? Sir? Hello? Yes, sir, you are. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. I am discussing the causes of anorectal disorders. Unhygienical perianum region. This is important for the fissures. We met with the patients who are suffering from fissures. In Himachal Pradesh, we see there are some areas जहाँ 6 महीने या उससे ज़्यादा बर्फ पड़ी रहती है, तो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते पेरिनियल रीजन का, and they are more prone for this fissures in ano. Then the excessive medication देखा गया है वो बहुत ज़्यादा foods, antibiotic, analgesic मेडिसिन सेल्फ करते हैं, वो भी बहुत anorectal. During pregnancy, delivery in females, due to pregnancy, the fetus gravity, and due to that gravity, the hemorrhoidal plexus that dilate, and people, they are female, they are suffering from fissure and hemorrhoids. Some chronic diseases like ulcerative colitis and Crohn's disease, tumors, etc. Patients who are suffering from these chronic ailments, they are also prone to this anorectal disorder. Then comes hereditary. It is the main reason in hemorrhoids. We see the people, the genetic history of this disease, idiopathic. सब कुछ ठीक होते हुए भी no constipation, no family history, and no other any reason, dietary reason. The people are also suffering from these, or these are the idiopathic reason is there. Now we come to clinical feature of the anorectal disorders.
This is the important for the diagnosis purpose. Major फीचर जिसके कारण पेशेंट हमारे पास होते हैं वो है ब्लीडिंग, सेकंड है पेन, और पेन इज द, ऐसे भी हमने पेशेंट देखे हैं कि ब्लीडिंग होती रहती है, हीमोग्लोबिन 2-3-4 ग्राम तक पहुंच जाता है, परंतु वो डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। लेकिन पेन जब उनको होती है, जैसे फिशर, एक्यूट फिशर में एकदम पेशेंट क्लिनिक में, हॉस्पिटल में आता है। इसी प्रकार प्रोलैप्स ऑफ मास, जैसे हेमोराइडल 3rd और 4th स्टेज में प्रोलैप्स कर जाते हैं, और प्रोलैप्स रेक्टम में पार्शियल प्रोलैप्स और फुली प्रोलैप्स्ड जो रेक्टम है उसके पेशेंट तब एकदम डॉक्टर के पास आते हैं। एनल डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन होती रहती है, जिसके कारण मानसिक तौर पे भी पेशेंट डिस्टर्ब रहता है। स्वेलिंग, बॉडी पेरिएनल रीजन में कहीं भी स्वेलिंग हो जाना, दिस इज द मेन फीचर। जैसे पेरिएनल एब्सेस में हम देखते हैं। इंडुरेशन, साइनस फॉर्मेशन, पाइलोनाइडल साइनस के केसेस हम देखते हैं। इसी प्रकार फिस्टुला में कहीं भी ओपनिंग, गुदा के आसपास कहीं भी ओपनिंग बन जानी, उसके कारण पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं। अल्टर्ड बॉवल हैबिट्स, कभी डायरिया, कभी डायसेंट्री, अक्सर जो वॉवल हैबिट खराब रहनी। टेनिसमस, एंठन रहती है पेट में। प्रूराइटस इनैनो, ये भी, इसका संबंध भी हाइजीन से है। बहुत सारे पेशेंट ईचिंग फील करते हैं, बर्निंग फील करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हेमोराइडल कंप्लेंट भी है ये। अनीमिया, बहुत सारी ब्लीडिंग हो जानी, धीरे धीरे ब्लीडिंग होती रहनी, और सीवियर अनीमिया में पेशेंट पहुंच जाते हैं। लॉस ऑफ वेट, अल्टीमेटली हेल्थ खराब रहनी, जठराग्नि मंद रहनी, प्रॉपर डाइट नहीं ले जानी, इसके कारण लॉस ऑफ वेट रहता है। तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए गुदा रोग निदान, रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा, आयुर्वेद में बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया गया है कि हमें रोग की परीक्षा करने से ज्यादा महत्व रोगी की परीक्षा करना है, रोगी की चिकित्सा करना है। ये आयुर्वेद में स्ट्रेस किया गया है। सिम्टोमेटिकली ना होना, रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। तो रोगी परीक्षण में आता है आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से बागभट्ट ने त्रिविध परीक्षा माना है, जिसमें प्रश्न परीक्षा, दर्शन परीक्षा, स्पर्श परीक्षा। प्रश्न परीक्षा में वही हिस्ट्री टेकिंग, दर्शन में विजुअली हम जो कुछ देखते हैं। स्पर्श में पाल्पेशन या डिजिटली जो भी हम एनल कैनाल रेक्टम में देखते हैं, स्पर्श परीक्षा। अकॉर्डिंग टू महर्षि चरक, उन्होंने भी त्रिविध परीक्षण की बात की है। प्रत्यक्ष परीक्षा, जो हम प्रत्यक्ष पेशेंट से पूछते हैं, देखते हैं। अनुमान परीक्षा में उन्होंने एनालिसिस करने का, अपनी ऑब्जर्वेशन, हम जो पेशेंट से पूछते हैं, देखते हैं, पाल्पेट करते हैं, फिर हम जो उसका जो एनालिसिस करते हैं, दैट इज अनुमान परीक्षा। आप तो उपदेश परीक्षण के बारे में उन्हें कहा है कि हमारे गुरुजन या जो हमारे सीनियर्स, वहां से हम जो कुछ सीखते हैं, उनके अनुभवों से जो कुछ सीखते हैं, दैट इज आप तो उपदेश परीक्षण। आचार्य सुश्रुत जी, उन्होंने भी षड्विध परीक्षण की बात की है। उसमें उन्होंने
6 प्रकार के ये जो परीक्षा बताई है, उसमें श्रवण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, ग्रहण इंद्रिया, रसन इंद्रिया और लास्ट में प्रश्न। श्रवण इंद्रिया जो कुछ हम सुन रहे हैं, पेशेंट बोल रहा है हम सुनते हैं, दैट इज अ श्रवण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय की बात की है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, विजुअलाइज जो कुछ कर रहे हैं, दैट इज द चक्षु इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिया, पाल्पेट, पेशेंट को हीलिंग टच जो हम देते हैं, दैट इज द स्पर्श इंद्रिय। ग्रहण इंद्रिया की बात उन्होंने की है, और जो कुछ हम ग्रहण करते हैं। रसन इंद्रिया, जो पेशेंट टेस्ट में जो फर्क पड़ता है पेशेंट और पेशेंट से हम जो प्रश्न करते हैं, और लास्ट में वही प्रश्न, दैट इज द हिस्ट्री टेकिंग, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग। ये आचार्य सुश्रुत निदान के बारे में बात की है। Besides, Acharya Chark has also advocated Dashvid Pariksha for the examination of the patient. Now we come to the रोग परीक्षा। हमारे आयुर्वेद में गुदा की बात की है कि हम 2 तरह से गुदा के परीक्षण या एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अर्शो यंत्र और भगंधरा यंत्र। तो विशेष डिजाइंड किए हुए ये 2 यंत्र, नाड़ी यंत्र के ही ये आगे मॉडिफाइड यंत्र हैं, जिनके द्वारा हम ये रोग, एनोरेक्टल या गुदा रोगों का हम निदान करते हैं। एग्जामिनेशन एंड पोजीशंस, इट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन। यस सर, इसमें भगंदर यंत्र कौन सा है, उसका डायग्राम है? सर इसमें पिपेट में नहीं है, इसमें नहीं है, पर मैं मेल सेंड करें तो आप सेंड कर दीजिए। हाँ, आप मेल सेंड करें, मैं आपको दे दूंगा, भेज दूंगा मैं आपको। ठीक सर, थैंक यू सर। आपकी मेल पे दोनों यंत्र को भेज दूंगा मैं। Examination of the patient. Nowadays we examine the patient by inspection, palpation, digital and proctoscopy. Inspection, we visualize, जैसे हम देखते हैं पेरिएनल रीजन में जब हम एनस के पार्ट को देखते हैं तो हम प्रोलैप्स देखते हैं। जैसे 4 डिग्री हेमराइड्स में मास, हेमराइडल मास बाहर निकला रहता है, और पार्शियल प्रोलैप्स और फुली प्रोलैप्स रेक्टम में भी हम मास को विजिबल कर सकते हैं। इसी प्रकार पेरिएनल का हम अगर देखें तो फिस्टुला की ओपनिंग विजिबल होती है। फिशर में हम स्ट्रेच करके थोड़ा एनल बर्ज को हम स्ट्रेच करें, देन वी कैन सी द फिशर on the dentate line. Palpation, this is also the important point for examination. We feel hot thing in case of abscess. There is induration in the of the body. We also palpate the abdomen also to eradicate other gastrointestinal disease. Digital examination is very important in case of anorectal disorder. Every patient suffering from anorectal disorder must be examined digitally. It should be carried out gently and could not hurt that could not hurt the patient. The tip of the finger should not be introduced straight. It is only the pulp of the index finger which should be kept on the verge of the anus. Note, first of all, we should note the tone of the sphincter. Any pain or tenderness and
we see that the sphincter tone is found decreased in case of prolapse rectum. Then with the digitally we palpate the surrounding structure by digitally for abscess. इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं. Within lumen, in the wall and outside the wall of the anorectal canal. Within lumen, the apex of the intussusception may felt. Any mass we can feel with the help of finger. And in the wall, intersphincteric groove further up anorectal ring above this ampulla of the rectum, ball of the Houston bulbs. We can see the small indurated dimple can be felt, internal opening of the fistula also. Carcinoma of the rectum that we can feel with the help of finger. And outside the wall of the anorectal canal, anteriorly we feel prostate, seminal vesicles, base of bladder, and rectovesical pouch in case of male, while uterus, cervix, vagina, and rectouterine pouch in case of female. Laterally, we can feel ischiorectal fossa, lateral wall of pelvis. Posteriorly, the hollow of the sacrum and coccyx. Any pathological condition can be felt. Now, there is proctoscopy. The next examination of the anorectal disorder is proctoscopy. With the obturator, we can see with the help of proctoscope internal piles, fissure, ulcer, growth, and any anal polyps. In case of majority of the polyps are seen in case of children. Now the positions of the examination. There are 6 positions in which we can examine the patient. These are left lateral, right lateral, dorsal position, knee elbow position, and lithotomy position. The most common position in which we examine the patient is the lithotomy position. Investigations before operation, before surgical operation, Kishar Sutra therapy. These are the investigations which are required according to the conditions of the patient. These are the routine examination of the blood and urine, CBC, ECG to eradicate the heart problem, X-ray chest, ultrasound, CT scan, sigmoidoscopy, colonoscopy, fistulogram, MRI, biopsy. These are the investigations wherever these are required. Now the management of anorectal disorders. Conservative treatment, and the second is the Kishar Sutra therapy. In conservative treatment, Deepan, Pachan, Rakstamban, Shothar, Raktvardhak, Raktashodhak, laxative, and local application we usually use. Now we are to discuss the Kishar Sutra.
We know Kshar Sutra is an Ayurvedic medicated thread which is prepared from herbal drugs, which is applied to treat the various anorectal disorders. Kshar Sutra has so many properties, and the series of scientific studies conducted by BHU, ICMR, AIIMS, PGI Chandigarh, and Chandigarh Medical College have proved the efficacy of Kshar Sutra therapy in the management of anorectal disorders. Now, preparation of Kshar Sutra. Here, I want to tell you that I have been preparing these Kshar Sutra for our use regularly. Material required. Then I was in Jamnagar for this training. Then the day first, we teach this preparation in the pharmacy of the university. The material required is Apamara Kshar, that is botanical name is Acheranthus aspera, Haridra powder, Curcuma longa, Sunui Kshir, Euphorbia nerifolia, linen surgical thread of 20 number, size of a specific brand, that is Barber company, is required. This is tested Kshar Sutra cabinet incubator. Then what to do? First of all, we have to prepare Kshar. And about Kshar, according to Acharya Sushruta, the substance which performs Chedan, Bhedan, and Lekhan Karma and pacifies Tridosha, that is known as Kshar. Two types of Kshar are there, Pratisarniya Kshar or Paniya Kshar. Pratisarniya, that is for local application, and Paniya Kshar, that is for systematic use. तो इसके प्रिपरेशन के लिए, क्षार की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शरद ऋतु में अपामार्ग, होल पंचांग ऑफ द अपामार्ग, दैट इज परिपक्व होता है शरद ऋतु में, नवंबर दिसंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर मंथ में इसको पंचांग में लेना होता है. इसको सुखा करके cut in pieces, then it is burned with the lemon lime and the dental of till, stem of the till, इनके साथ इसको जलाया जाता है. जलाने के बाद जो हमारे पास भस्म बनती है उसको 6 गुना पानी में घोला जाता है, सॉल्व किया जाता है, और पूरा एक दिन रहने के पश्चात उसको छाना जाता है. तो रेजिड्यू में जो बचता है, एक बार फिर उसको 4 गुना पानी में हम डालते हैं, और 4 गुना पानी में डालने के बाद फिर उसको छाना जाता है. तो सारे सॉल्वेंट को इस प्रकार 5-7 बार छान करके जो सॉल्वेंट है उसको हम बॉयल करते हैं. तो ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि अगर हमने तीक्ष्ण अगर क्षार बनाना है तो पानी के बजाय वो गोमूत्र में उसको उबाला जाता है. अदरवाइज जो पानी में उबालते हैं, पानी में उबाल करके इतना उबाला जाता है कि वो वाटर इवेपोरेट हो जाए, सेमी सॉलिड जब रह जाता हो तो उसको सुखाया जाता है इन शेड, और फिर उसको पाउडर सुखा करके उसका पाउडर बना जाता है. दैट इज अ प्योर कशार. क्योंकि हमने देखा है कि जो हम कशार भी लेते हैं क्षार सूत्र बनाने के लिए, कई बार हमने लिया तो उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जो कि हमने खुद बनाया कशार. तो इसी प्रकार अगला जो इंग्रेडिएंट है दैट इज द हरिद्रा पाउडर. हरिद्रा के भी जो राइजोम है
वो हम अपने खुद लें और उसको सुखा करके उसका खुद पाउडर बनाएं, दैट इज प्योर, इन प्योर फॉर्म, तो वो पाउडर हरिद्रा का यूज होता है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है दैट इज द सुनुई क्षीर, यूफोर्बिया नेरिफोलिया। तो हमारे यहाँ तो हिमाचल में बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिलती है जिस सुनुई। तो इसका भी एक तरीका लेने का ये है कि ये बिल्कुल ठंड में अच्छे ढंग से लिया जाता है, गर्मियों में नहीं निकलता। हम एक चीरा लगाते हैं उसी टाइम में एब्जॉर्ब हो जाता है, सूख जाता है। तो या तो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या रात्रि इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि ये कोगुलेट ना हो। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, 3 इंग्रेडिएंट्स, दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस कषार सूत्रा। नाउ द कोटिंग्स, how to prepare the Kashar Sutra. We see that the cost of this Kashar Sutra is depend on how the labor we input in the preparation of this Kashar Sutra. Total coatings, drug coating 21 कोटिंग करना पड़ती हैं, जिसमें 11 कोटिंग सुनुई क्षीर की हैं, 7 कोटिंग अपामार क्षार की हैं और 3 कोटिंग हरिद्रा पाउडर की है। तो एक स्पेशल कैबिनेट होता है, हैंगर होता है, उसमें कषार सूत्र जो ये 20 नंबर लिनन थ्रेड है उसको हम बांधते हैं। तो डेली एक कोटिंग करती, पहले 11 कोटिंग हम सुनुई क्षीर की करते हैं डेली, सूखने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड इस प्रकार 11 कोटिंग 11 डेज, इट कंज्यूम द 11 डेज। उसके बाद 7 कोटिंग हम अपामार क्षार की करते हैं। पहले सुनुई क्षीर की कोटिंग करेंगे और उसके ऊपर अपामार की कोटिंग करेंगे। इस प्रकार 7 कोटिंग, टोटल 18। और लास्ट में 3 कोटिंग, पहले सुनुई क्षीर एक्ट्स एज ए स्टिकर, वो स्टिकिंग का काम करता है अपामार क्षार के लिए भी और हरिद्रा पाउडर के लिए भी। तो हर कोटिंग से पहले सुनुई क्षीर की कोटिंग करना पड़ती है, उसके ऊपर पहले 7 कोटिंग अपामार की और 3 कोटिंग हरिद्रा पाउडर की। फिर उसको हम सुखा लेते हैं अपने इनक्यूबेटर में सुखा करके, और इस प्रकार हम कषार सूत्र को किसी ट्यूब में प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि उसको सील कर लेते हैं एंड इट विल बी रेडी फॉर यूज। नाउ वी come to the Kashar Sutra therapy, which is the main emphasis of this topic. Kashar Sutra is an unique surgical technique advocated by Ayurveda to cure anorectal disorders. It is commonly used for the treatment of hemorrhoids, fistula in ano, fissure in ano with sentinel tags. Besides this, it is also applied in all those conditions which demands gradual excision of overgrowth of tissues. We are also using this Kashar Sutra in births, etc. We see very good result and no recurrence are seen. Now the 3 major diseases which we commonly see, that is hemorrhoid, fistula in ano and fissure in ano. पॉलिप्स भी होते हैं, पाइलोनाइडल साइनस के केस भी आते हैं। तो we must know about this hemorrhoid. According to Ayurveda, Arshi is the combination of 2 words, Ari plus Shi. Ari means Shatru, enemy, and She means rogue, the disease which kills a man like enemy. Sushprata has expressed Ars under Raktaj disease. He has described the pathogenesis of Arsas as follows: pathological doshas, vitiated dosha, then Rakt involvement, travel through Pradhan Dhamni, then affection of the Mansadhar,
Kala of Gudvali and then produce Arsa. Today's definition of hemorrhoid is varicosity of the hemorrhoidal plexus, that is known as hemorrhoids. अर्श की क्लासिफिकेशन जो हमें आयुर्वेद में मिलती है, दैट इज इटियोलॉजिकल दोषानुसार चरक ने सहज, जातायुक्त कालज, उसमें बातज है, पित्तज है, कफज है, द्विंदज है, सन्निपातज है। शिशुर ने बातज, पित्तज, कफज, सोनितज, सन्निपातज एंड सहज, और भागवत जी ने सहज, जन्मोत्र कलास, बातज, पितज, कफज, रक्तज, द्विंदज, सन्निपातज, ये भेद माने हैं। क्लिनिकली क्लासिफिकेशन में आयुर्वेद में हमें शुष्क अर्श मिलते हैं, आर्दर मिलता है, और भागवत जी ने आर्दर की जगह श्रावी लिखा है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, बाह्य, अभ्यंतर, कुछ लोग इसको कॉर्लेट करते हैं, बाह्य अर्श को बाह्य बलि, दैट इज संवर्जनी, और अभ्यंतर को, मध्यम बलि को उन्होंने विसर्जनी से कॉर्लेट किया है, और अंतर बलि को प्रवाहिनी से। अकॉर्डिंग टू थेरेपी, आयुर्वेद में भेषज चिकित्सा बताई है, कषार कर्म बताया है, अग्नि कर्म की व्याख्या की है, और शस्त्र सर्जिकल। देन अकॉर्डिंग टू प्रोग्नोसिस, साध्य, कष्ट साध्य, याप्य, असाध्य, वी नो। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमराइड्स इन मॉडर्न डेज अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, प्राइमरी and secondary. Primary hemorrhoids are on the 3, 7 and 11 positions, where we see the normal hemorrhoidal plexus. Secondary hemorrhoids are in between the primary. Then according to origin, internal hemorrhoids, external hemorrhoids, interno-external. Internal hemorrhoids which we see above the dentate line, external hemorrhoids below the dentate line, and interno-external both. According to the line of treatment, there is first degree, second degree, third degree, fourth degree hemorrhoid. First degree, we are only the patient complaint bleeding per rectum. Second degree, the prolapse of masses is there, but it reduce अपने आप अंदर चले जाते हैं. थर्ड डिग्री में प्रोलैप्स होते हैं हेमोराइडल masses, but it is reduced manually. And fourth degree, then always we can see the hemorrhoidal masses protrude from the anus. Management of the hemorrhoids, जैसे पहले कहा गया है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, भेषज, कषार कर्म, अग्नि कर्म एंड शस्त्र कर्म. And in today's science, there are types of treatment, that is conservative, sclerotherapy, rubber band ligation, Lord procedure, that is the dilatation, pedicle ligation, infrared coagulation, hemorrhoidotomy, cryosurgery, and now this Kashar Sutra. This is now the common management factor of the hemorrhoid. Operative procedure with Kashar Sutra therapy. This is the patient. We operate this patient last week. This is the 4th degree hemorrhoids, interno-external hemorrhoids. After ligation, this is the picture. This is the patient. This is the patient last month patient. The prolapse
and during operation after ligation, and this is the after 1 month picture of the patient. This is another patient, ligated patient, and this is the last after cure. Now, what we do in ligation after all the investigations, we have discussed the position of the patient in operation theater, that is lithotomy position. After taking measure of all the aseptic measures, we hold the pile mass with the help of artery forceps, pile holder forceps, and then we transfix the hemorrhoidal mass at the base, at the pedicel, and then after transfixation, we ligate the hemorrhoid. In this way, we first ligate the internal hemorrhoids and then external hemorrhoids. And it is, I want to stress this point कि हम एक ही सिटिंग में पहले इंटरनल हेमराइड कर देते हैं, उसी दिन एक्सटर्नल हेमराइड्स, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशन में काम किया है वो लगभग कई जगह तो जो इंटरनल हेमराइड्स भी हैं वो भी 2 सिटिंग में करते हैं, या पहले इंटरनल कर लेंगे फिर एक्सटर्नल, तो पेशेंट को बहुत लंबा फील भी होता है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट, तो वी डू इन लोकल. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द आई am doing in local anesthesia. I never invite any anesthetic in my hospital up to now. Now this is the Bhagandar fistula and ano. We must know the brief literature regarding this. According to Ayurveda, the word Bhagandra has been formed by the 2 words Bhag plus Dharna. Bhag means perianum and Dharna means discontinuity with the sphere pain. According to Acharya Shruta, Dharan in the Bhag, Guda and Basti, that is known as Bhagandar. Fistula in ano is the tract lined by the granulation tissue which connects deeply in the anal canal or rectum and superficially on the skin in the perianal region around the anus. Classification. It is a Ayurvedic classification. Satpankha, Ustgriba, Parisrabi, Sambukanta, Marge, Parikristi, Raju, Arsho, Bhagandra. That is Bathaj, Pitaj, Kaphaj, 3 doshas, Agni, Bath, Pitaj, Bath, Kaphaj, and Kaph, Pitaj. According to opening, there are 2 qualifications, Bahyamukhi and Antarmukhi. This is also the today's classification, that is interspectrin, transspectrinki, supraspectric, and extraspectric. Management of fistula, this is purely surgical condition, and I am showing the picture of my hospital, fistula nano. This is the recurrent case. This case has been operated in modern surgery by 2 times, and now this is the during probing 4th week and 6th week. Now this is last year patient. Now it is quite cured. Now we will discuss Parikritika or fishery nano. According to Ayurveda, Parikritika is derived from Parikrit, which denotes to cut around. That means cutting pain of Guda. It is a small tear or ulcer in the lining of anus and causes severe pain and bleeding during the act of defecation. Acharya Charak and Sushruta both have
described Vata and Pitta doshas in Parikritika. Classification, that is acute fissure and chronic fissure. Acute fissure, then the tear in the dentate line, and chronic fissure that may go beyond the dentate line, and there is a papilla, and externally there is sentinel tag. This is the location of the fissure in ano. We see the anterior posterior fissure with sentinel tags. In case of male, there are 90% posteriorly and 10% anteriorly. And in case of female, there are 60% posteriorly and 40% anteriorly. And this disease is more common in case of female. Management of fissure in ano. Medical management aims at giving relief from pain, passing of soft motion, and fast healing of ulcer. This is the operative case of fissure, pre-operative and after healing. This is the case of pilonidal sinus, which we operate 2 days back. And this is the tuft of the hair, because this pilonidal sinus is the disease. Then hair penetrates in the perineal sacrococcygeal region of the patient. Post-operative management of anorectal distress in common: hot sitz bath with Sputka Vasam and Panchvalkal Quat, application of Jatyadi oil, analgesic and anti-inflammatory drugs are used, soft laxative. Now, this is the important for understanding advantages of Kshar Sutra therapy. That is, the Kshar Sutra therapy, in respect of its action as excision, incision, debridement, cauterization, hemostatic, and ultimately healing of the wound, have definite advantage over the existing method of surgery. Minimal trauma and no loss tissue in case of Kshar Sutra therapy. No, the process of cutting and healing occurs simultaneously, resulting of minimal scar. The process of debridement and healing starts from deeper tissue, travels towards periphery in stages, hence there is no chance of recurrence. No bleeding in Kshar Sutra therapy, as Kshar Sutra acts as a hemostatic agent, hence it can be called bloodless surgery. Only local anesthesia is required, minimal hospitalization, and cost-effective operative procedure. Finally, it can be concluded that Kshar Sutra therapy comes under minimal invasive surgery without complications like blood loss, incontinence, recurrence, and without any side effects. Now, this is the that is the main focus of Ayurveda, preventive measures. क्योंकि आयुर्वेद में हम सब लोग आयुर्वेदिस्ट हैं, और आयुर्वेद तो लाइफ ऑफ साइंसेस है, तो हमें ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए कि बीमारी ना हो। बीमारी होने पर तो उसका इलाज है, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन अवेयर द पीपल. आई एम आल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरोग्य भारती of Himachal Pradesh. Arogya Bharati is doing in the prevention,
is doing work in the prevention of the disease पूरे देश में। तो आयुर्वेद में भी जैसे कहा गया है कि 3 बातों पे फोकस हुआ है। निदान परिवर्जन, अवॉइडेंस ऑफ द इटोलॉजी फैक्टर्स, संशोधन समसमाना, दोषास टू बी kept in equilibrium, दीपन पाचन अनुलोमन, to keep Agni in normal status. That is the main emphasis. इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Sir, for sharing such an excellent and very informative session on management of anorectal disorders with Shar Sutra therapy, and also enlightening us and enhancing our knowledge related to the topic. Now, I would like to request all the participants, if they want to ask any question or have any query, they can ask by unmuting the mic. Anyone want to ask any question? They can unmute their mic. Any questions? Yes, sir. Please continue. Hello. हेलो। Hello. Yeah. डॉक्टर साहब, ये ब्लीडिंग की स्थिति में हम इससे ब्लीडिंग बंद हो जाए? जी सर। यदि ब्लीडिंग होती है छाछ सूत्र बांधने में, तो हम अपने आयुर्वेद की दृष्टि से उसको क्या दे सकते हैं कि मतलब कोई उसमें पाउडर वगैरह डाल दें, जैसे हल्दी है, स्फटिक भस्म है, मुलेठी है, क्या इसका कोई पाउडर बना के इसमें डाल सकते हैं ऊपर से, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए? कोई ऐसा योग है अपने पास? ऐसा वैसे कषार इज इटसेल्फ हेमोस्टेटिक। हाँ। रक्त स्तंभक है कषार। हाँ। स्फुटिका भस्म, we can also use the स्फुटिका भस्म also। क्योंकि हम लोग नागपुर में हाँ द्विवेदी जी के साथ, तो वहां पर कभी कभी ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी छाछ सूत्र बांधने के बाद। देखो उसमें मैंने जो देखा है उसमें डिसएडवांटेज हो सकती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कषार सूत्र की मैन्युफैक्चरिंग में। अदरवाइज कषार सूत्र से ब्लीडिंग नहीं होती है, रुकती है ब्लीडिंग। अगर उसकी फॉर्मुलेशन ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, तो कषार सूत्र ब्लीडिंग को रोकता है। क्योंकि हमें तो ऐसा कोई केस नहीं मिला कि ब्लीडिंग नहीं रुकी। चलिए, धन्यवाद। कॉटराइजेशन आल्सो, कॉटराइजेशन इंसिजन का काटने का काम भी करता है और कॉटराइजेशन भी करता है कषार सूत्र। नहीं डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा आपने पाउडर बनाया जिसमें मुलेठी हो, स्फटिक हो, हाँ जी, हाँ जी, और नाक के शरचूड़ हो, तो इसका सारा मिला करके हल्दी हो, और इसको हम पेशेंट को खाने के लिए देते हैं? नहीं, और मतलब वहां पे भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पोटली बनाकर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं जी। सूदिंग इफेक्ट है, मुलेठी का सूदिंग इफेक्ट है। अच्छा हाँ, तो जैसे ब्लीडिंग बंद नहीं होती, मान ली तो कपड़े में बांध ले, थोड़ा थोड़ा टेस्ट उसकी तरह पाउडर की तरह उसमें डाल दे, डाल सकते हैं। कम होगी, जलन भी कम हो सकती है। डाल सकते हैं जी, डाल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, आपका सानिध्य मिला, बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आपको। थैंक यू सो मच सर। अगर और भी कोई पार्टिसिपेंट किसी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर प्लीज शेयर योर मेल एनी क्वेश्चंस? सर अर्श यंत्र की पिक के लिए मेल एड्रेस चाहिए था। आप आप मेरा मेल एड्रेस आरएबी से भी ले सकते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। आप मुझे फोन करिए मेरे फोन पे, मैं आपको भेज दूंगा। सर कॉन्टेक्ट नंबर सर 94184 886660 8860। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Any more questions from the participants?
किसी भी तरह का सवाल अगर है तो वो पूछ सकते हैं। I think there are no more questions, sir. Now we are going to conclude our today's session now. Now to extend a formal vote of thanks, I would like to invite Dr. Paritosh Jha. Thank you so much, ma'am. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on 35th webinar of Gyan Ganga, Knowledge of Why, a webinar series organized by RAV. First and foremost, I thank our respected speaker, Dr. Hemraj Sharma sir, for his knowledgeable explanation on the topic anorectal disorder with special reference to Shard Sutra's therapy. Thank you, sir, for enhancing our understanding pertaining to the topic. I express my gratitude towards Padma Bhushan Vaidya, Shri Devendra Tirigunaji, President Governing Body of RAV, for his blessings and guidance. I express my humble thanks to Vaidya Manoj Nesri sir for providing us his valuable support and guidance. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Anupam Srivastava sir, Director RAV, for his constant support and motivation. I thank him for valuable support and contribution. I want to thank N. Ramakrishna sir, Administrative Officer RAV, for his support and guidance. A heartily thanks to and congratulations for their continuous effort and cooperation to make this webinar a resounding success. I'm also grateful to all the participants, gurus, switchers for their active participation throughout the webinar. Topic and speaker for the next webinar will be shared with you soon. Thank you and have a nice day. Now participant may leave the session. The meeting is over.